नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर, जहाँ आपको हर किताब का सार हिंदी भाषा में मिलेगा। किताबें हमारी सच्ची दोस्त हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के विचारों में गहराई तक उतरेंगे। कैरल टैवरस और इलियट एरनसन की लिखी मिस्टेक्स वर मेड बट नॉट बाय मी। ये किताब इस बात की पड़ताल करती है कि हम इंसानों के लिए अपनी गलतियां मानना इतना मुश्किल क्यों होता है, क्यों हम अक्सर खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं, तब भी जब शायद सबूत कुछ और कह रहे हों। हाँ, ये एक बहुत ही आम मानवीय प्रवृत्ति है जिसके बारे में हम शायद ज्यादा सोचते नहीं। बिल्कुल। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद यही है। इस किताब की मदद से हम आत्म औचित्य यानी सेल्फ जस्टिफिकेशन और संज्ञानात्मक मतभेद कॉग्निटिव डिसोनेंस, इन मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं को समझने की कोशिश करेंगे। जी, और ये कैसे काम करते हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, रिश्तों पर, समाज पर क्या असर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते संज्ञानात्मक मतभेद की, कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब क्या है असल में? देखिए, ये असल में हमारे मन की एक बेचैनी है, एक तरह का मानसिक तनाव। और ये तनाव तब पैदा होता है जब हमारे दो विचार या हमारे विचार और हमारे काम आपस में मेल नहीं खाते, उनमें एक टकराव होता है। अच्छा, टकराव। जैसे कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो ये पूरी तरह मानता है कि भाई धूम्रपान सेहत के लिए बहुत खराब है, खतरनाक है, उसे पता है इससे कैंसर हो सकता है वगैरह वगैरह, लेकिन वो खुद रोज धूम्रपान करता है। अब यहाँ उसके मन में दो विरोधी बातें आ गई हैं, है ना? एक, धूम्रपान खतरनाक है। दो, मैं धूम्रपान करता हूँ। ये जो टकराव है, ये उसके अंदर एक मानसिक बेचैनी पैदा करेगा, एक तनाव। इसी तनाव को संज्ञानात्मक मतभेद कहते हैं। अच्छा, तो ये एक अंदरूनी खींचातानी है। ठीक है, लेकिन फिर इस बेचैनी से निपटने के लिए हम करते क्या हैं? क्योंकि कोई भी ऐसे तनाव में रहना तो नहीं चाहेगा। बिल्कुल सही, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। इस तनाव को कम करने के देखिए कई तरीके हो सकते हैं। सबसे सीधा तरीका तो यह है कि व्यक्ति अपना व्यवहार बदल ले, मतलब वो धूम्रपान छोड़ दे। हाँ, आसान तो नहीं है, पर हाँ, आसान बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर वो ऐसा कर लेता है तो उसका काम मैं धूम्रपान नहीं करता, उसके विश्वास धूम्रपान खतरनाक है से मेल खाने लगेगा। तनाव खत्म। सही। पर जैसा आपने कहा, अक्सर ऐसा करना मुश्किल होता है, आदतें छोड़ना आसान नहीं। तो इंसान क्या करता है, वो दूसरा रास्ता अपनाता है। वो अपने व्यवहार को बदलने के बजाय अपनी सोच को ही बदल लेता है। सोच को बदल लेता है मतलब? हाँ, मतलब वो अपने विश्वासों या धारणाओं को बदलने लगता है। वो शायद सोचने लगे, अरे छोड़ो यार, मेरे दादाजी भी तो पीते थे सिगरेट, 90 साल जिए, मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा, या फिर वो धूम्रपान के खतरों से जुड़ी जो खबरें हैं, चेतावनियां हैं, उनको नजरअंदाज करना शुरू कर दे। या फिर कोई नया विश्वास जोड़ ले, जैसे हाँ यार खतरनाक तो है, लेकिन इससे मेरा स्ट्रेस कम होता है, और स्ट्रेस तो सेहत के लिए और भी बुरा है। तो इस तरह से वो अपने धूम्रपान करने के काम को किसी ना किसी तरह सही ठहराने की कोशिश करता है, जस्टिफाई करने लगता है, ताकि उसके मन का वो तनाव, वो डिसोनेंस कम हो सके। समझ गई। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक बचाव तंत्र है जो हमें उस अंदरूनी टकराव की पीड़ा से बचाता है। तो मतलब हम अपनी सोच को ही तोड़ मरोड़ लेते हैं ताकि हमें बुरा महसूस ना हो। ये तो कमाल की बात है। पर क्या ये सिर्फ बुरी आदतों जैसे धूम्रपान तक ही सीमित है, या ये हमारे जीवन के बड़े फैसलों पर भी लागू होता है? नहीं, ये सिर्फ छोटी मोटी आदतों तक बिल्कुल सीमित नहीं है। ये हमारे जीवन के लगभग हर पहलू पर लागू होता है। हमारे रिश्ते, हमारे करियर के फैसले, हमारी राजनीतिक मान्यताएं, यहाँ तक कि हमने कौन सी कार खरीदी या किस कॉलेज में पढ़ने गए। अच्छा। हाँ, इन सब पर जहां भी हमारे किसी फैसले या काम और हमारे खुद के बारे में जो विश्वास हैं, उनके बीच टकराव की संभावना होती है, वहां ये संज्ञानात्मक मतभेद और उससे निपटने के ये तरीके सामने आ सकते हैं। और इसी बेचैनी से बचने का एक तरीका है आत्म औचित्य, है ना? सेल्फ जस्टिफिकेशन। अब इस पर आते हैं, ये क्या है और ये उससे मतलब कॉग्निटिव डिसोनेंस से कैसे जुड़ा है? हाँ, आत्म-औचित्य या सेल्फ जस्टिफिकेशन, ये कॉग्निटिव डिसोनेंस को कम करने का ही एक बहुत बहुत शक्तिशाली तरीका है। इसका सीधा सा मतलब है अपनी गलतियों, अपने बुरे फैसलों या ऐसे कामों को जो हमारे नैतिक मूल्यों या हमारी समझदारी की छवि के खिलाफ जाते हों,
उनको सही ठहराना। सही ठहराना। जी। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम खुद को एक अच्छे, समझदार और नैतिक व्यक्ति के रूप में देख सकें। हमारी एक सेल्फ इमेज होती है ना? हाँ, बिल्कुल। तो जब हमारा कोई काम उस सेल्फ इमेज पर सवाल खड़ा करता है, तो हमें वो डिसोनेंस वाला तनाव महसूस होता है। और उस तनाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? हम अपने काम को सही ठहराने लगते हैं। हम कहने लगते हैं, हाँ, मैंने वो किया तो था, लेकिन मेरे पास वजह थी, या देखो परिस्थितियां ही ऐसी थीं, या फिर अगर ठीक से देखा जाए तो वो उतना गलत भी नहीं था। अच्छा। तो ये सिर्फ बहाने बनाने नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ये हमारे दिमाग का खुद को अपनी मैं ठीक हूं वाली छवि को बचाने का एक गहरा तरीका है। ये तो शायद हम सब कभी ना कभी करते होंगे, अनजाने में ही से। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत ही मानवीय प्रवृत्ति है और हम सब ऐसा करते हैं, अक्सर बिना जाने बुझे। और यहाँ एक और गौर करने लायक बात यह है कि ये ज्यादातर किसी बुरे इरादे या जानबूझकर की गई बेईमानी से अलग होता है। अच्छा। हाँ, ये हमारे हमारे ईगो को बचाने का एक ऑटोमेटिक सा मैकेनिज्म है। देखिए, हम गलत साबित होना पसंद नहीं करते, कोई नहीं करता, क्योंकि इससे हमें लगता है कि हम शायद बेवकूफ हैं या बुरे हैं। तो हमारा दिमाग हमें ऐसे तर्क गढ़ने में मदद करता है जिनसे हम सही महसूस कर सकें। और ये प्रवृत्ति किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता या शिक्षा के स्तर पर निर्भर नहीं करती, बल्कि कई बार तो जो ज्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने कामों को सही ठहराने के लिए और भी ज्यादा जटिल और कायल करने वाले तर्क गढ़ सकते हैं। अरे वाह! जी। और आत्म औचित्य का एक और भी ज्यादा चौंकाने वाला नतीजा है, वो है स्मृति विरूपण, मेमोरी डिस्टॉर्शन। स्मृति विरूपण मतलब याददाश्त में बदलाव। हाँ, हमारी यादें कोई पत्थर की लकीर नहीं होती हैं, वो समय के साथ बदल सकती हैं, खासकर तब जब हमारी आत्म छवि दांव पर लगी हो। आत्म औचित्य की प्रक्रिया में लोग अनजाने में अपनी यादों को इस तरह से बदलने लगते हैं कि वे उनके मौजूदा विश्वासों और उनके द्वारा खुद को देखने के तरीके से मेल खाने लगे। क्या मतलब? हम सचमुच अपनी यादों को दोबारा लिख देते हैं ताकि हम अपनी कहानी में सही फिट हो सकें? ये तो विश्वास करना मुश्किल है। क्या इसका कोई उदाहरण है? हाँ, किताब में कई दिलचस्प उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने बड़े अरमानों से एक बिजनेस में पैसा लगाया, लेकिन वो बुरी तरह डूब गया। अब इस व्यक्ति के लिए ये मानना बहुत मुश्किल हो सकता है कि उसने फैसला लेने में गलती की थी। ये उसके अहम पर चोट होगी। हाँ, स्वाभाविक है। तो क्या होता है? आत्म औचित्य की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। धीरे धीरे वो व्यक्ति शायद उन शुरुआती चेतावनियों को भूलने लगे जो उसे मिली थी। वो शायद ये याद करने लगे कि उसके पास कितनी कम जानकारी थी उस वक्त, या कैसे बाजार के अप्रत्याशित उतार चढ़ाव ने सब गड़बड़ कर दिया, बजाय ये मानने के कि उसके अपने विश्लेषण में कमी थी। अच्छा, वो शायद उन बातों पर ज्यादा जोर देने लगे जो उस समय उसके फैसले के पक्ष में थीं और उन बातों को कम याद करे जो खिलाफ थीं। समय के साथ ये बदली हुई यादें इतनी पक्की हो जाती हैं कि व्यक्ति पूरी ईमानदारी से मानने लगता है कि घटनाएं ठीक वैसी ही हुई थीं जैसा वो अब याद कर रहा है। मतलब वो भूल जाता है कि उसने अपनी यादों को एडिट किया है। हाँ, वो पूरी तरह भूल जाता है कि उसने अपनी यादों को अपनी जरूरत के हिसाब से संपादित किया है। वो अपने ही बनाए हुए सच पर यकीन करने लगता है। बाप रे, ये तो काफी गंभीर बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम कितने भी पक्के क्यों ना हो, हमारी यादें हमेशा भरोसेमंद नहीं होती, खासकर जब बात हमारी अपनी गलतियों या फैसलों की हो। अब देखिए, इसका असली असर कहाँ पड़ता है। सोचिए, इस आत्म औचित्य और संज्ञानात्मक मतभेद का हमारे आपसी रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। किताब इस पर भी रोशनी डालती है ना? पति पत्नी, दोस्त, परिवार के सदस्य, जब भी कोई अनबन या झगड़ा होता है तो अक्सर क्या होता है? अक्सर यही होता है जो आप कह रही हैं। दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह खुद को सही साबित करने लग जाते हैं। हर कोई अपनी कहानी का हीरो बन जाता है। हाँ। हर किसी को लगता है कि शुरुआत दूसरे ने की या दूसरे की गलती ज्यादा बड़ी थी। हम ऐसे तर्क देते हैं, मैंने तो सिर्फ इसलिए ऊंची आवाज में बात की क्योंकि तुमने पहले मुझ पर इल्जाम लगाया था। हाँ, या अगर तुम वो नहीं करते तो मुझे ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आत्म औचित्य की ये जो प्रक्रिया है, ये हमें दूसरे व्यक्ति के नजरिए को, उसकी भावनाओं को समझने से रोकती है। सही बात है। हम अपनी सफाई देने और अपनी चोट गिनाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि दूसरे का दर्द हमें दिखाई नहीं देता। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है, अक्सर देखने को मिलता है। छोटी सी बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि कोई भी अपनी गलती मानने या थोड़ा झुकने को तैयार नहीं होता। हर कोई खुद को पीड़ित समझता है। बिल्कुल। और जब दोनों पक्ष ही कर रहे हों तो सुलह,
माफी, इनकी गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। संवाद टूट जाता है, गलतफहमियां बढ़ती हैं और रिश्ते में धीरे धीरे कड़वाहट घुलने लगती है। हम दूसरे की मंशा पर शक करने लगते हैं और अपने बचाव में और ज्यादा मजबूत दीवारें खड़ी कर लेते हैं। ये एक दुष्चक्र बन जाता है जो रिश्तों को धीरे धीरे खोखला कर देता है। ये तो रिश्तों की बात हुई, पर क्या ये बड़े स्तर पर भी काम करता है? हाँ बिल्कुल। अगर हम इसे और बड़े पैमाने पर देखें तो यही आत्म औचित्य की प्रक्रिया सिर्फ हमारे व्यक्तिगत रिश्तों तक ही सीमित नहीं है। ये समाज के बड़े ढांचों में भी उतनी ही सक्रिय है। राजनीति में, कानून और न्याय व्यवस्था में, कॉर्पोरेट जगत में, यहाँ तक कि विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में भी। अच्छा, मतलब ये सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं, बल्कि बड़े स्तर पर भी गलतियों को स्वीकार न करने की वजह यही है, चाहे वो नेता हो या अधिकारी। हाँ बिल्कुल। सोचिए उन राजनेताओं के बारे में जो अपनी असफल नीतियों का बचाव करते रहते हैं। भले ही उनके कितने भी बुरे नतीजे सामने आ रहे हों, वो आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हैं, अपनी आलोचना करने वालों पर पक्षपात का आरोप लगा सकते हैं, या बस समस्या की गंभीरता को कम करके आंक सकते हैं, है ना? हाँ, ऐसा तो होता है। इसी तरह कानून व्यवस्था में देखिए, कई बार पुलिस अधिकारी या जज किसी गलत सजा या फैसले पर अड़े रह सकते हैं, भले ही बाद में निर्दोष साबित करने वाले सबूत सामने आ जाएं। ऐसा क्यों होता है? क्यों? इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है प्रतिबद्धता, कमिटमेंट और निवेश, इन्वेस्टमेंट। देखिए, जब हम किसी फैसले, किसी विश्वास या किसी कार्यवाही में बहुत ज्यादा समय, पैसा, भावनाएं या अपनी प्रतिष्ठा लगा चुके होते हैं, हाँ, तो हमारे लिए ये मानना और भी मुश्किल हो जाता है कि हम गलत थे। चूंकि वो सारा निवेश बेकार चला जाएगा, ये सोचना मुश्किल है। बिल्कुल। ऐसा मानने का मतलब होगा कि हमारा सारा निवेश व्यर्थ गया। इसलिए हम उस शुरुआती फैसले को सही ठहराने के लिए और ज्यादा प्रतिबद्ध होते जाते हैं, भले ही वो हमें गलत रास्ते पर ले जा रहा हो। इसे स्लिपरी स्लोप भी कह सकते हैं। एक छोटी सी गलती या उसे सही ठहराने की कोशिश हमें और बड़ी गलतियों और उन्हें सही ठहराने के चक्कर में फंसा सकती है। और ये समझना भी जरूरी है, जैसा आपने पहले भी कहा, कि ये अक्सर जानबूझकर की गई बेईमानी या भ्रष्टाचार का मामला नहीं होता। हाँ, ज्यादातर नहीं। ये ज्यादातर अपनी पेशेवर छवि, अपनी पहचान और अपने पहले के फैसलों को सही साबित करने की एक गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत से जुड़ा होता है। बिल्कुल। मैं गलत था या मैं गलत थी कहना, खासकर जब उसके बड़े परिणाम हुए हों, हमारे अहम के लिए, हमारी सेल्फ इमेज के लिए बहुत बड़ा झटका होता है। बिल्कुल। और ये हमें दिखाता है कि क्यों बदलाव या सुधार इतना मुश्किल हो सकता है, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर। लोग गलतियों से चिपके रहते हैं, इसलिए नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसा करना ज्यादा आरामदायक लगता है, कम दर्दनाक होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये प्रवृत्ति इतनी गहरी है, इतनी आम है, तो क्या हम इसके गुलाम हैं? क्या हम हमेशा अपनी गलतियों को सही ठहराते रहेंगे और अपनी बनाई कहानियों में जीते रहेंगे, या क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? किताब क्या कहती है इस बारे में? नहीं, किताब उम्मीद जगाती है और रास्ता भी सुझाती है। देखिए, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है जागरूकता। जागरूकता मतलब ये पहचानना कि हम सब में ये प्रवृत्ति होती है। हम सब कॉग्निटिव डिसोनेंस महसूस करते हैं और हम सब आत्म औचित्य का सहारा लेते हैं। सिर्फ यह मान लेना कि हाँ, मुझ में भी ये हो सकता है, ये अपने आप में पहला बड़ा कदम है। यानी खुद को शीशे में देखना, अपनी सोच के पैटर्न को समझना। हाँ, और उससे भी आगे बढ़कर उस असुविधा, उस बेचैनी को सहन करना सीखना जो हमें तब महसूस होती है जब हमारी किसी मान्यता को चुनौती मिलती है या जब हमें लगता है कि हमसे कोई गलती हुई है। आत्म औचित्य उस बेचैनी से बचने का आसान रास्ता है, जैसा हमने कहा, लेकिन अगर हम उस बेचैनी का सामना करना सीखें, उसे महसूस करें और फिर ठंडे दिमाग से स्थिति का जायजा लें कि भाई सबूत क्या हैं, क्या मैंने सच में गलती की, क्या मैं कुछ अलग कर सकती थी, तो हम सीखने और बढ़ने का रास्ता खोल सकते हैं। ये आसान नहीं लगता, क्योंकि अपने अहम को चोट पहुंचाना किसी को अच्छा नहीं लगता। वो बेचैनी झेलना मुश्किल काम है। मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। इसके लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत? हाँ, गलत होने की संभावना को स्वीकार करने की हिम्मत। इसके लिए खुला दिमाग चाहिए, नए सबूतों या अलग नजरियों पर विचार करने की इच्छा, और इसके लिए थोड़ी आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन भी चाहिए। आत्मकरुणा? हाँ, मतलब ये समझना कि गलतियां करना इंसान होने का हिस्सा है। एक गलती हमें बुरा या बेवकूफ इंसान नहीं बना देती। जब हम खुद को इस नजरिए से देख पाते हैं तो अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना थोड़ा आसान हो जाता है। ये बात तो सही है। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने
कैरल टेवेरेस और इलियट एरनसन की किताब मिस्टेक्स वर मेड बट नॉट बाय मी के जरिए समझा कि कैसे कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी हमारे विचारों और कामों में टकराव से पैदा होने वाली बेचैनी हमें आत्म औचित्य की ओर धकेलती है। मतलब कैसे हम अपनी गलतियों को सही ठहराने लगते हैं ताकि हमें वो मानसिक शांति मिल सके, भले ही वो झूठी हो। जी और हमने देखा कि ये प्रक्रिया कितनी शक्तिशाली है। हाँ, ये हमारी यादों तक को बदल सकती है। बिल्कुल, हमारे रिश्तों में दरार डाल सकती है। और समाज के बड़े स्तर पर जैसे राजनीति और न्याय प्रणाली में भी गलतियों को सुधारने में बाधा बन सकती है। सही, लेकिन शायद सबसे जरूरी सबक ये है कि गलतियां करना मानवीय है, हम सब करते हैं। असल समस्या तब शुरू होती है जब हम उन्हें मानने से इनकार कर देते हैं और खुद को सही साबित करने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं। हाँ, बचाव करने में। हाँ, बचाव करने में। सच्ची तरक्की शायद इसी में है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखें और उनसे सबक लेकर आगे बढ़ें। इस पूरी चर्चा से एक गहरा सवाल उठता है जिस पर हम सबको शायद सोचना चाहिए। अब जब हम आत्मा औचित्य की इस ताकतवर प्रवृत्ति के बारे में थोड़ा जान गए हैं, तो अगली बार जब हम खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां हमसे कोई चूक हुई हो, या जब हमारे किसी विश्वास को चुनौती मिले, या जब हम किसी से असहमत हों, तो क्या हम उस पहली प्रतिक्रिया, उस अंदरूनी आवाज को पहचान पाएंगे जो हमें अपनी गलती मानने से रोक रही है और बहाने बनाने को उकसा रही है? ये पहचानना ही बड़ी बात होगी। बिल्कुल। और अगर हम उसे पहचान लें, तो क्या हम एक पल रुककर उस बेचैनी को सहकर एक अलग, ज्यादा ईमानदार प्रतिक्रिया चुन सकते हैं? यही सोचने वाली बात है। और शायद यही व्यक्तिगत विकास की कुंजी छिपी है। बिल्कुल सही कहा। आशा है कि आप सभी को ये चर्चा पसंद आई होगी और कुछ नया सोचने को मिला होगा। धन्यवाद और सीखना जारी रखें।